Good morning, everyone. Okay, so ask your doubts from exercise 1 ना exercise 2. मैंने आपको exercise 2 दिया था होमवर्क. बताइए exercise 2 में 1 to 10 में क्या डाउट है? 1 to 10. क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है. HCV का क्वेश्चन है, वो डिस्कस हो चुका है, वापस नहीं होगा. HCV का चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 24 है, वो डिस्कस हो चुका है. अरे भाई तुम लोग का दिमाग. अरे मास नहीं दिया तो एम मान लो ना. एम एज्यूम कर लो. तो ये हो जाएगा m/3, ये हो जाएगा 2m/3. और मैंने पूछा है 1 to 10 में कोई डाउट है क्या? तो तुम लोग 11, 13 पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हो. तो लगता है 1 से 10 में कोई डाउट नहीं है. तो चलो 11 से 20 में पूछना. बोलो 11 से 20 में क्या डाउट है? 11 और 13.
और कोई डाउट किसी का? 20 तक? Fifteen and 17. 13, 15 and 17. Okay, chalo, let us discuss these questions. Okay. And 18. Okay, ठीक है, so we'll start with question number 11. So let us start with question number 11. So question number 11 में आपको दिया है a particle of mass m moving with velocity u makes an elastic one-dimensional collision with a particle of mass m. So you have to find out the average force. So let us start. There is a particle of mass m. It is moving with velocity u. It makes an elastic one-time collision with a stationary particle. This is another particle. Its mass is m, and it is at rest. So u1 is u and u2 is 0. After this, इसके बाद दिया गया है they are in contact for a very brief time t. So these two particles, they are in contact for a time t. This is 0, this is t. And their force increases from 0 to f naught. This is the maximum force. And then slowly f naught to 0. So when the two particles, they come closer, when they come closer, the force is increasing. And when they go away, that time the force decreases. So it decreases to f naught, and from f naught it decreases to 0. So this is the idea, this is the question. Now see, this time is t by 2, and this force is f naught. This force is f naught. Okay. So we have to find out the magnitude of f naught. We have to find out the magnitude of f naught. So how to do that?
so this is थोड़ा सा अभी ये जो है ये आपका आउट ऑफ ये नेक्स्ट चैप्टर का है क्वेश्चन, बट आई जस्ट टेल यू। तो इसमें यूज करने वाले हैं इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता नहीं है अभी, बट इसमें ये यूज होने वाला आता है अपना चैप्टर नंबर सर्कुलर मोशन के बाद आता है, वर्क एनर्जी पावर। अभी और 2 चैप्टर के बाद आएगा ये सेंटर ऑफ मास में ये कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं जस्ट बताया था आपको इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, ये होता है इम्पल्स। तो देखो यहाँ पे एक बार वीडियो वीडियो दिख रहा है सबको? एम आई विजिबल? ओके। देखो इम्पल्स मतलब क्या होता है, तो मानो अभी ये ऊपर से गिर रहा है, तो मेरे हाथ में गिरा ये ऐसा, तो मेरे हाथ में क्या लगेगा, एक झटका लगेगा। तो वो जो झटका लग रहा है वो इम्पल्स है, मतलब लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल टाइम। या फिर जो बैट्समैन बैटिंग करता है, बैटिंग, तो बैटिंग करते वक्त क्या होता है, जो बॉल आता है बहुत तेजी से आता है और बैट्समैन के बैट पे सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हिट करता है, सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो वो जो फोर्स बैट ने लगाया, वो फोर्स इनटू वो जो टाइम, जिस टाइम के लिए बैट और बॉल कांटेक्ट में आए, जिस टाइम के लिए बैट और बॉल कांटेक्ट में आए, तो वो टाइम, तो वो फोर्स इनटू वो टाइम, इसको बोलते हैं इम्पल्स, इसको बोलते हैं इम्पल्स। तो ये जो इम्पल्स होता है, मैं जैसे आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ से आया, ये रिलेशन आया कहाँ से। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये टाइम इनटू टाइम, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ये 0 से लेकर डेल्टा पी, टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो ये हो गया डेल्टा पी। तो इसलिए इम्पल्स, yes, slapping is also impulse. Okay, so what is J? J is impulse. And what is delta P? Delta P is change in momentum. So we are going to use this equation here. Did you understand the derivation? Did you understand the derivation? आप लोग को ये J मतलब impulse, ये derivation समझ में आया सबको? Yes or no? No, impulse is not the rate of change of momentum. यार नावांगी आप क्या बोल रही हो? मैंने यहाँ कहीं लिखा है impulse is rate of change of momentum? मैंने लिखा है फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या सुबह सुबह चाय नहीं पिया क्या? अगर आप ये बोल रहे हो तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर इम्पल्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो फोर्स क्या होगा? क्या हुआ नाभांगी बताइए। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। तो ये डेफिनेशन है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये डेफिनेशन है इम्पल्स का, फोर्स इनटू टाइम, ये डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स को अगर मैं लिखूंगा dp बाई dt और टाइम को dt, तो ये dt और dt कैंसिल हो जाएगा और फोर्स आएगा इंटीग्रेशन। और इम्पल्स क्या आएगा, इम्पल्स आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dp। तो dp का इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, वो p देगा, 0 से डेल्टा p तक। तो p, dp का इंटीग्रेशन p, 0 से डेल्टा p, वरच्या लिमिट टाकायचं पहिल्यांदा, म्हणजे डेल्टा p मायनस 0 म्हणजे डेल्टा p। So did you understand now? Hello everyone.
स्टूडेंट, डिड यू अंडरस्टैंड? अब देखो, अब करना कैसे है। तो इम्पल्स का डेफिनेशन है इंटीग्रेशन एफ डी टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, ठीक है। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिस्टम ले लेंगे किसी भी बॉल को। जैसे मानो हमने ले लिया ये सेकेंड बॉल को, हमने सिस्टम मान लिया। तो अभी आपका एलएचएस क्या है? एरिया। आरएचएस क्या है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल टू। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल टू, वो होगा एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। तो अभी ये जो आप देख रहे हो एफ डी टी, ये तो एरिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया एलएचएस। आरएचएस हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, उसका हो जाएगा यू। इनिशियल था 0। एक चीज ध्यान में रखो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस होगा कॉलेज में, अभी बहुत आगे है। जब सेम मास टकराते हैं, जब सेम मास वाले टकराते हैं तो उनके वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाते हैं। उनके वेलोसिटीज क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज इफ मास इज सेम। तो यहाँ पे ये जो बॉल आ रहा था, इसका वेलोसिटी यू था और ये रेस्ट पे था। तो ये अब ये होगा यू से जाएगा आगे और ये रेस्ट पे आ जाएगा। दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 0। सॉरी, फाइनल इज यू, इनिशियल 0। यहाँ से एफ नॉट आ जाएगा 2 mu बाई टी। तो ये है आंसर। चेक करो आंसर क्या है। चेक द आंसर। ओके, समझ में आ गया सबको? सर यू आर नॉट ऑडिबल, मैं कुछ बोलूंगा तो ऑडिबल होगा ना। आप लोग बस यही खेलते रहो मेरे साथ, ऑडिबल नॉट ऑडिबल। जब मैंने ये लिख दिया, आप कॉपी करो ना इसको बैठ के।
या मैं बोलता ही रहूं? हाँ, मैं सिर्फ बोलता रहूं क्या? बस तुम लोग बैठ के ऑडिबल नॉट ऑडिबल करते रहा करो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोलो जाए, तुम्हारा डाउट क्या है? क्या हो जाइए, आप बोल नहीं रही हो? अरे मैंने अनम्यूट कर दिया ना आपको। जाए बोलो। चलो, लगता है उसको कुछ बोलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है कि इस तरह का एक लिफ्ट है, और और इस लिफ्ट में ये ब्लॉक रखा है, और ये है एन ए नॉट। ठीक है। ठीक है, देखो ये सवाल। तो आपको ये दिया गया है ए नॉट, ये एंगल दिया गया है थीटा, और लेंथ दिया गया है एल। आपसे पूछा गया है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम। उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। या उसके बिना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सूडो फोर्स से आप उसके फ्रेम में जाइए, ये रहा स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन उस पे लगाएगा सूडो फोर्स। देखो अब ध्यान देखो सब लोग, ये ब्लॉक है, ऑडिबल एंड विजिबल। मैंने कोलिजन पार्ट में कुछ समझाया ही नहीं, तो समझ में कैसे आएगा? मैंने सिर्फ बोला है कि जब दो इक्वल मास वाले कोलाइड करते हैं तो उनका वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। ये है बिफोर कोलिजन और ये है आफ्टर कोलिजन। इसका हो जाएगा u2, इसका हो जाएगा u1। बस मैंने ये बोला है। ये कब समझाया जाएगा? ये आपको कोलिजन में समझाया जाएगा। कोलिजन बोल के एक चैप्टर है, उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ये कॉन्सेप्ट। अभी बस याद कर लो कि बिफोर एंड आफ्टर में वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है। अभी कुछ बताया नहीं, बताऊंगा मैं आपको जब वो चैप्टर आएगा। अभी सवाल आ गया इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया। तो अब यहाँ इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? इस पे लगेगा एक समझी लगेगा नीचे, और ये ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर है, ए नॉट। तो वो सूडो फोर्स कहाँ लगाएगा? नीचे या ऊपर? तो नीचे लगाएगा, तो ये लगाएगा एम ए नॉट। सूडो फोर्स क्या होता है? माइनस मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर होता है। मास ऑफ द बॉडी तो एम है। ठीक है, और क्या लगेगा? और लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। और क्या लगेगा? ये फ्रिक्शन लेस दिया है, और कुछ नहीं लगेगा, बस हो गया, इतना ही लगेगा। तो इसके कंपोनेंट ले लो। तो कंपोनेंट ले लो, तो दोनों के कंपोनेंट्स आएंगे इधर। तो इसका भी आएगा एम जी साइन थीटा, इसका भी आएगा एम ए नॉट साइन थीटा। ठीक है। तो ये इधर भी इसका कंपोनेंट आएगा, इधर भी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इधर आएगा एम जी साइन थीटा, और एम ए का आएगा एम ए नॉट साइन थीटा। ठीक है, दोनों का आएगा। और इधर क्या आएगा? एम जी कॉस थीटा और एम ए नॉट कॉस थीटा। ठीक है। तो जो नेट फोर्स आएगा ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा? इन दोनों का एडिशन आएगा, यानी एम जी साइन थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए एक्स। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया अलोंग एक्स? जी साइन थीटा प्लस ए नॉट साइन। अब ध्यान से देखो, आपको ये एल दिया गया है, ये थीटा दिया गया है, तो ये क्या होगा? ये एल डैश होगा। आप क्या लिखोगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू एल बाई एल डैश। एल डैश इज इक्वल टू एल बाई कॉस थीटा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करना है। तो एस हो जाएगा एल डैश,
u 0 है, a हो जाएगा g साइन थीटा प्लस a नॉट साइन थीटा, और ये टी स्क्वायर, और एल डैश का वैल्यू कितना है, वो है एल बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ साइन थीटा कॉमन, ब्रैकेट में आएगा जी प्लस ए नॉट, ये टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2l, तो ये 2l ऊपर जाएगा, 2l ऊपर जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा नीचे आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा जी प्लस ए नॉट, तो टाइम आएगा अंडर रूट 2l बाई साइन थीटा कॉस थीटा जी प्लस ए, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, हाँ ए नॉट सूडो के लिए लिया है। यस, ए नॉट इज ए ऑब्जर्वर, इसलिए ए नॉट लिया है। एवरीवन प्लीज नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। तुम भी भेजो। नोट किया सबने?
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 पे आपको दिया गया है 40 kg slab rests on a frictionless floor. Kg block rests on top of the slab. The coefficient of friction between the block and slab is 0.6 while the kinetic friction is 0.4. Acted upon by a force of 100 Newton, the resulting acceleration of the slab will be. Okay. Let us take question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है 40 kg ब्लॉक स्लैब। तो नीचे जो स्लैब रखा है ये 40 kg का स्लैब है, ठीक है। और इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा है वो 10 kg का है। और इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स 100 न्यूटन का फोर्स है। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे द स्टैटिक कोएफिशिएंट इज 0.6। तो स्टैटिक कोएफिशिएंट 0.6 है और काइनेटिक 0.4 है, ठीक है। ए प्लस बी को सिस्टम लेने से पहले यू हैव टू चेक। ओके, 1 मिनट, आई डिस्कस। तो पूछा है व्हाट इज द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब। तो ये जो नीचे वाला स्लैब है इसका एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। इसका आपको एक्सेलरेशन पूछा है। तो सबसे पहले ये जो दोनों के बीच में जो एफ एस होगा मैक्स, वो देखो कितना होगा, वो होगा म्यू एस एन। तो म्यू एस इज 0.6, एन इज 100, 10 into 10, this is 60, and fk is mu kn, mu k is 0.4, n is mg, this is 40. So what you can see that the external force is greater than static friction. The external force is greater than Fs max. What does this mean? This means that the block A will slide with respect to B. That the block A will slide with respect to B. What does that mean? That means kinetic friction will act. What does that mean? We cannot take A plus B as a system. We cannot take A plus B as a system. Okay, we cannot take A plus B as a system. Okay, so we will take only this 40 kg as a system. Now ये जो ब्लॉक है इसका रिलेटिव वेलोसिटी इधर है, इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा। तो ये जो 40 kg वाला स्लैब है इसके लिए आप लिखोगे नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 40 इंटू ए। काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू के एम जी।
इज इक्वल टू 40a। तो ये 40 और 40 यानी m और m कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आएगा म्यू जी। तो म्यू कितना है, म्यू है, म्यू के कितना है 0.4 और जी कितना है 9.8। तो ये हो जाएगा 4 8 32, 3 4 9 36 प्लस 3 39, 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो क्या करें? So what should we do? Oh, okay, गलत हो गया। We did a mistake here. यहाँ पे हमने गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? ये फ्रिक्शन का वैल्यू में जो मास आएगा वो आएगा 10 kg का। तो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, वी हैव डन अ मिस्टेक। यहाँ तक सब सही है। तो गलती क्या हो गया देखो, गलती ये हो गया है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसमें ये वाला मास आएगा, ये वाला मास, और इधर आएगा कैपिटल मास यानी m। तो ये होगा म्यू स्मॉल एम जी, ये होगा कैपिटल एम जी, एम ए। स्मॉल एम कितना है 10, जी कितना है 9.8। तो यहाँ से आपका आंसर सही आएगा। सर कैंसर इतना नहीं येत नाही तर दिले दे आता वाईट कर तो यहाँ से म्यू देख लो कितना है, म्यू है 0.4। तो 0.4 इंटू 10 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 40। 10 4 जा 40, 4 10 जा, तो एक्सेलरेशन आया 0.98। ये आंसर है। एक बार चेक करो आंसर क्या है। Just check once what is the answer. Okay, so please note down everyone. सब लोग नोट डाउन करो इसको। दिस इज फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पे जो मास यूज हो रहा है दैट इज 10 kg।
सबने नोट डाउन कर लिया? Let's take next question. That is question number 17. 17 डिस्कस हो चुका है. किसको डाउट है 17 में? 17 तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. जल्दी बोलो. 17 में किसी को डाउट है तो बोलो. बोलो आई हैव डाउट. IHD. तो फिर ठीक है, किसी का डाउट नहीं हो. 17 खत्म हो गया. ठीक है. अच्छा, फिर 18 पूछा है किसी ने, तो 18 में आ जाओ. A particle is projected along a line of greatest slope on a rough inclined plane at an angle of 45 degrees with the horizontal. If the coefficient of friction is half, then the retardation is. फोर्टींथ हो गया ना? कौन है भाई? श्रेयस, क्या चल रहा है? 14 मतलब HCV का क्वेश्चन नंबर 33 है वो. चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 33. सेम क्वेश्चन है वो. और तुम पूछ रहे हो डिस्कस हुआ है क्या? एटीन देखो, आपको दिया है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग अ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑन अ रफ प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45. तो इस तरह का एक प्लेन है. ठीक है. ये एंगल है 45 डिग्री. तो आपको यहाँ बोला है द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. ठीक है. ऑन द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, इसके ऊपर.
बोला है कि an incline what is projected along a line of greatest slope on a rough plane inclined the retardation is। तो जो inclined plane है वो ऐसा inclined plane ऐसा है, देखो ये 45 डिग्री और इस 45 डिग्री और ये जो है ये मैंने जो बनाया ये प्लेन है, वो वाला प्लेन, वो प्लेन है। ये थ्री डायमेंशनल मैंने बनाया है, थ्री डी ड्राइंग बनाया है, ठीक है। तो अब सवाल ये होता है कि व्हाट इज दिस लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। तो आप में से किसी को पता है व्हाट इज लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप? So we'll have to first understand what is the line of greatest slope। ऑल्दो वो आपके नीट के इसमें तो नहीं है, आपको एक्चुअली इसके ऊपर ढूंढना पड़ेगा, इसके ऊपर कि कौन सा लाइन जो है वो ग्रेटेस्ट स्लोप का है। तो ये ऐसा और इस पे एक ऐसा कोई तो लाइन हैविंग द ग्रेटेस्ट स्लोप। तो ये जो सरफेस है ये थोड़ा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये जो पूरा सरफेस है, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, ये उसका एज है, एज ये वाला, और ये पूरा सरफेस है, पूरा सरफेस। तो इस पे एक लाइन ढूंढना है आपको विच इज द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप, ठीक है, विच इज द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप। तो और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है रिटार्डेशन, यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है रिटार्डेशन। हाँ लाइन जो है वो प्लेन में है, लाइन इज इन द प्लेन, लाइन इज इन द प्लेन, ठीक है, जो लाइन है इट्स इन द प्लेन। ओके सो लाइन जो है इट्स इन द प्लेन,
लेट्स डू इट नाउ। तो ये आपको मैं कैसे समझाऊं, ये एक 3 डायमेंशनल डायग्राम, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू, तो ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं, इट्स अ टॉप व्यू। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग जो है, हम लोग बस ऐसा दिखाते हैं, इस तरह से ऐसा दिखाते हैं, दिस इज हाउ वी शो इट नॉर्मली। ओके, पर अभी हम इसका क्या दिखा रहे हैं, अभी हम इसका दिखा रहे हैं टॉप व्यू, मतलब इसका टॉप व्यू दिखा रहे हैं इस तरह से। तो इसमें जो है बॉल नॉर्मली ऐसे आ सकता है, या ऐसे जा सकता है, या फिर अलोंग द ग्रेटेस्ट स्लो, या फिर अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लो। तो ग्रेटेस्ट स्लोप किधर हो सकता है, इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट स्लोप किधर होगा, इसके ऊपर का ग्रेटेस्ट स्लोप, ठीक है, इसके ऊपर जो है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ग्रेटेस्ट स्लोप। और आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है यहाँ पे, आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पे लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप मतलब यही हो गया आपका, ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, मतलब यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है। तो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे ही सोच सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, नीचे क्या है, एम जी साइन थीटा है, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है, एम जी कॉस थीटा, और वो ऊपर जा रहा है, ऊपर, क्योंकि आपने उसको ऊपर डाला है, तो फ्रिक्शन का लगेगा, फ्रिक्शन नीचे लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी म्यू है, ठीक है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा, प्लस दूसरा हो जाएगा म्यू म्यू एन इज इक्वल टू एम ए। तो एम जी साइन 45 प्लस एन का वैल्यू क्या है, एम जी कॉस 45 इज इक्वल टू क्या है, ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। तो एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी साइन 45, यानी जी बाई रूट टू, प्लस म्यू कितना है, म्यू का वैल्यू कितना है, हाफ दिया है, फिर जी कॉस 45 इज 1/√2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहां से आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी बाई रूट टू 1 + ½ ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप मतलब ये वाला ही लाइन, ठीक है, समझ में आ गया सबको।
व्हाई इज इट मूविंग अप? क्वेश्चन में दिया है ना आपको कि रिटार्डेशन हो रहा है। क्वेश्चन में दिया है ना आपको, इट्स मूविंग अलोंग, फाइंड द रिटार्डेशन। ऊपर जाएगा तो ही तो रिटार्डेशन होगा, नीचे आएगा थोड़ा ना रिटार्डेशन होगा। जब ये ऊपर जाएगा तभी तो रिटार्डेशन होगा, नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन होगा ना। समझ में आया क्या? चलो ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद सर्कुलर मोशन। आपका कल का होमवर्क है 26 से लेकर 47 तक, एक्सरसाइज 2। सब लोग होमवर्क नोट डाउन कर लो। कल मतलब मंडे, ठीक है, कल तो संडे है, तो इट्स ऑन मंडे वी विल डिस्कस। एवरीवन प्लीज नोट डाउन द होमवर्क। ठीक है, चलो वील स्टार्ट विद सर्कुलर मोशन नाउ। लेट अस स्टार्ट। So what is circular motion? It's very simple. If a particle is moving along a circular path, particle is moving along a circular path, if a particle is moving along a circular path, then its motion is said to be circular motion. बहुत सिंपल है, definition is very simple, ठीक है। So if a particle is moving along a circular path like this, then it is called, and it is said to be as a circular motion. Okay, okay. So I'll ask you one question here. So when this particle is moving in circular motion, it's moving in circular motion, यहाँ पे इसका velocity है va और यहाँ पे इसका velocity है vb। तो क्वेश्चन ये है, if mod of vb is equal to mod of va, then मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 मीटर पर सेकेंड, इसका भी 5 मीटर, यहाँ भी 5। तो देन इज इट accelerated or non-accelerated? Is it accelerated or non-accelerated? Is it accelerated or non-accelerated motion? Okay, why is it accelerated? Okay, so the answer is accelerated. Okay, the answer is accelerated. Now, why? Why is it accelerated? Can somebody write in the chat box? Okay, oh, right, right, right. The direction is changing. Correct, correct. Yeah, velocity vector का जो है उसका direction change हो रहा है. That's correct. Yes, very good.
So this is an accelerated motion because this is an accelerated motion because the velocity vector is changing. Because the velocity vector is changing. This is an accelerated motion because velocity vector क्या हो रहा है? Change हो रहा है. Velocity vector is changing. So vector कब कब change होता है? Vector changes when its magnitude changes. ये मैंने बताया था आपको वेक्टर्स में. Vector changes when its direction changes. Or when both the magnitude and direction. तो यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है. यहाँ पे जो आप देख रहे हो तो ये ऐसा जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है. इट कैन चेंज ओनली व्हेन देयर विल बी सम फोर्स, एंड व्हेन देयर विल बी सम फोर्स मींस देयर विल बी सम एक्सेलरेशन. So this is VA, VB, VC, VD, VE. So since the direction of V vector can change only under the action of a force, which means that there is a force, and which means that there is an acceleration, which means that there is an acceleration. So it is accelerated. Is it clear now? Is it clear to everyone? Okay, good. So circular motion is basically two types. One is UCM, another is NUCM. So UCM is uniform circular motion, NUCM is non-uniform circular motion.
So uniform circular motion means if the speed is constant. If the speed is constant, then it's called as uniform circular motion. It has only one acceleration, that is called as, which I'll discuss on Monday. I'll discuss this on Monday. Centripetal acceleration. And non-uniform circular motion means where the speed is not constant. Or I can say that the speed is variable. In this, we have two types of acceleration. One is AC and another is AT. AC तो मैंने बोल दिया, AC का मतलब क्या है? Centripetal. We'll discuss on Monday. Centripetal acceleration. And this is tangential acceleration. There are two types of uniform circular motion. Okay, so we'll be discussing in this chapter. ये दोनों हम लोग discuss करेंगे, ठीक है? But the point is that both are accelerated. Both are accelerated. Circular motion is always accelerated. It is always accelerated motion. So both are accelerated. Okay. Okay. So all of you please note down till this point. Yeah, please note down, everyone. Yes, both are accelerated. UCM and NUCM both are accelerated. The only difference is that the speed is constant in UCM. In NUCM, speed is not constant. So please note down fast, everyone.
Yeah, whenever there is net force, not force. Whenever there is net force, there will be an acceleration. See, acceleration is dv by dt. So even if the magnitude changes, or even if the direction changes, or both of them change, there is going to be an acceleration. So acceleration is dv by dt. So please note down fast, everyone. Note down. सबने किया, नोट डाउन किया? ओके, तो ये लास्ट स्लाइड है, ये भी नोट डाउन कर लो. दिस इज द लास्ट स्लाइड. Everyone, please note down the last slide also. Okay, good, very good. So there are some basic terms. So first is the angular displacement. So when a particle is moving in a circular path, then let us say this is the reference line, and this is the radius vector. This is the radius vector. The particle is moving in a circular path. So this radius vector is
sweeping out some angle delta theta. This is t equal to 0, this is t equal to t, this is p dash. Okay, so angular displacement is delta theta. So it is the angle, it is the angle swept by the radius vector. तो रेडियस वेक्टर क्या है यहाँ पे ओपी, जो ओपी वेक्टर है वो है रेडियस वेक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज द एंगल ट्रावर्स्ड, स्वेप्ट मतलब होता है ट्रावर्स्ड, इट इज द एंगल ट्रावर्स्ड बाय द रेडियस वेक्टर. So that is delta theta. So delta theta is the angular displacement. It is the angular displacement. तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है रेडियन. सब लोग नोट डाउन कर लो इसको. Everyone please note down this angular displacement. Okay. The second term is angular velocity. That is omega. So angular velocity is rate of change of angular displacement. So it is the, please note down everyone, it is the rate of change of angular displacement. And the third one is angular acceleration. That is alpha. So alpha is equal to d omega by dt. It is the rate of change of angular velocity. तो ओमेगा का यूनिट क्या होगा? रेडियंस पर सेकेंड. Am I audible? Is the rate of change of angular velocity. Okay, everyone please note down this. तो इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. Okay, this is the last slide. Everyone please note down.
Okay, chalo, bye everyone. We'll meet on Monday now. Okay.